कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जो पहला पढ़ना हमने केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? देखो केमिकल बॉन्ड क्या होता है? अ फोर्स दैट एक्ट बिटवीन टू और मोर एटम्स होल्ड टुगेदर एज अ स्टेबल मॉलिक्यूल। देखो केमिकल बॉन्ड क्या होता है? जो दो एटम के बीच में लगेगा। दो एटम जैसे कोई भी हो सकता है, मान लो एक हाइड्रोजन मान लो, एक क्लोरीन मान लो। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? केमिकल बॉन्ड होता है। केमिकल बॉन्ड मतलब कि हाइड्रोजन को क्लोरीन ने पकड़ कर रखा है, मतलब क्लोरीन को हाइड्रोजन ने पकड़ कर रखा है। एक बॉन्ड जिससे दो एटम क्या होंगे? जुड़े होंगे, और वो क्या बनाएंगे? एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनाएंगे। समझ में आया? बॉन्ड मतलब जुड़ा हुआ, दो चीजों को जोड़कर रखेगा, उसको कहेंगे हम लोग केमिकल बॉन्ड। और क्या बनाएंगे? वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है, ये जो एलिमेंट है, ठीक है, हमारे पास अराउंड 117 एलिमेंट हैं। ठीक है, जो कि कैसे हैं? अनस्टेबल हैं। बट अगर वो किसी मॉलिक्यूल की फॉर्म में हो जाएं, ठीक है, कंपाउंड की फॉर्म में हो जाएं, तो वो क्या हो जाते हैं? एक स्टेबल हो जाते हैं। इसीलिए जो हमारे पास एलिमेंट की क्वांटिटी नंबर है वो कम है, और कंपाउंड की क्वांटिटी अगर देखी जाए, अगर कंपाउंड के नंबर की मैं बात करूं तो हमारे पास लाखों कंपाउंड्स हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंपाउंड्स क्या होते हैं? स्टेबल। और स्टेबल कैसे बनते हैं? वो केमिकल बॉन्ड बना के क्या हो जाते हैं? वो स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं केमिकल बॉन्ड क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कि केमिकल कॉम्बिनेशन होता क्या है, इसके पीछे होने का कारण क्या है। ठीक है भाई, कोई जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन बॉन्ड क्यों बनाएंगे, इसके पीछे कारण क्या है? चलो पहला कारण डिस्कस करते हैं। टेंडेंसी टू अक्वायर मिनिमम एनर्जी। क्या कारण है पहला? टेंडेंसी टू अक्वायर मिनिमम एनर्जी। मतलब कोई भी दुनिया की चीज है वो किस में रहनी चाहेगी? वो अपनी लोअर एनर्जी में रहना चाहेगा। किसमें? लोअर एनर्जी में रहना चाहेगा। ठीक है, तो मतलब ये अपना केमिकल बॉन्ड इसलिए बनाएंगे क्योंकि वो अपनी मिनिमम एनर्जी अक्वायर करना चाहेगा। ठीक है, जो कोई भी कंपाउंड स्टेबल कब होगा? जब वो अपनी लोवेस्ट एनर्जी में होगा। कोई भी कंपाउंड कब स्टेबल होगा? जब वो अपने लोवेस्ट एनर्जी में होगा। लोवेस्ट एनर्जी का मतलब कैसे समझ सकते हैं हम लोग? जैसे मेरे पास यहाँ पे दो चक्के हैं, ठीक है, दो कोई सर्कल रिंग लगा दो। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे एक बॉल पड़ी है, एक बॉल यहाँ पे पड़ी है। अब बताओ इसमें से स्टेबल कौन सा है? ये वाला स्टेबल है, नीचे है, आराम से स्टेबल रहेगा। मतलब अगर आप ऐसे रख देते हो तो वो क्या होगा? गिर के नीचे आ जाएगा इसके अंदर। मतलब कोई भी चीज है वो क्या रहेगी? स्टेबल में रहना चाहता है। इसी तरह जो कंपाउंड है वो भी क्या है? एलिमेंट जो है वो भी क्या होंगे? स्टेबल में रहना चाहेंगे। तो यही कारण है कि कोई भी एटम जो है वो बॉन्ड क्यों बनाएगा। देखते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन क्यों होती है। तो पहला मैं आपको बताया टेंडेंसी टू अक्वायर मिनिमम एनर्जी। देखो जैसे एग्जांपल दी मैंने, ये बॉल यहाँ पे रखे हो, ये भी क्या गिर के यहाँ पे आ जाएगी नीचे। मतलब ये क्या है? अपनी मिनिमम एनर्जी में आना चाहेगा। ठीक है, ऊपर क्या एनर्जी ज्यादा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, नीचे क्या है? जीरो। मतलब क्या है? कोई भी चीज है वो अपनी मिनिमम एनर्जी में आना चाहेगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे स्टेबल क्या मैंने बताया आपको? स्टेबल है, कोई भी कंपाउंड स्टेबल कब होगा? जब वो अपने लोवेस्ट एनर्जी के अंदर होगा। ठीक है, उसका देखो यहाँ पे मैंने दो एटम लिए हैं, एक एटम ए है, एक एटम बी है। एक एटम ए हो गया, एक एटम ये बी हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे इनके बीच में कितनी फोर्स लग रही है और कौन कौन सी फोर्स लग रही है। तो देखो एक फोर्स इसके अंदर ये लग रही है, दो एटम है, ये सेंट्रल न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, इनके बीच में क्या लग रही होगी? एक रिपल्शन फोर्स लग रही होगी। देखो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे? इसको दूर फेंकेंगे। मतलब एन ए क्या है? न्यूक्लियस। एन बी क्या? न्यूक्लियस बी का। तो एन ए और एन बी, एन ए और एन बी में कैसी फोर्स लग रही है? रिपल्शन, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव है, वो फेंक रहे हैं एक दूसरे को इधर से उधर। ठीक है, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन ये रहा इस एटम का, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का है। दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव। एक रिपल्सिव फोर्स किसके ऊपर लग रही है? इसके इलेक्ट्रॉन एटम पे, इसके इलेक्ट्रॉन एटम पे। मतलब इलेक्ट्रॉन ए, ठीक है, ए एटम का इलेक्ट्रॉन, ये बी के एटम का इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में क्या लग रही है? रिपल्शन फोर्स लग रही है, जिससे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या है? वो दूर भाग रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में कैसी फोर्स लग रही है? रिपल्शन फोर्स लग रही है। ठीक है, देखो एन ए एन बी के बीच में कैसी फोर्स लग रही है? रिपल्शन। इसी तरह ई ए और ई बी के बीच में क्या लग रही है? रिपल्शन फोर्स लग रही है। तो अभी आपने देखा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लग रही है? देखो इलेक्ट्रॉन है, ई क्या है? इलेक्ट्रॉन, एक ए का और एक बी का। ठीक है, इनके बीच में क्या लग रही है? रिपल्शन फोर्स लग रही है। अगर दूसरी फोर्स कैलकुलेट करें हम लोग, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये किसका है? एन बी न्यूक्लियस है, ये क्या है? एन बी न्यूक्लियस है। ठीक है,
ये क्या है, एन सॉरी ई इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों के बीच में फोर्स लग रही है, कैसी फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है। मतलब ये न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, और इस न्यूक्लियस, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो आपका न्यूक्लियस है, ये इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। मतलब इन दोनों के बीच में क्या लग रही है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है। मतलब समझ में आ रहा है, एन ए क्या मेरे पास, ये क्या आपके पास, एन ए न्यूक्लियस ऑफ ए, और ये किसको खींच रहा है, ई बी को। ये क्या आपके पास इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, बी एटम का क्या इलेक्ट्रॉन, ये एन ए ई बी को क्या कर रहा है, खींच रहा है। उसी तरह ये इसको खींच रहा है। देखो एन बी एंड ई बी, इनके बीच में क्या लग रहा है आपके पास, अट्रैक्टिव फोर्स। क्या लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है। ठीक है बच्चे। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आपको ग्राफ डिस्कस करके दिखाऊं, ग्राफ, जैसे मैंने ग्राफ बनाया पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रेडियस का। ठीक है, देखो कोई भी दो एटम है, जैसे दो एटम है दूर दूर पड़े हैं, ठीक है, मतलब रेडियस क्या है, मतलब इनफाइनाइट है, मतलब दो एटम है बहुत दूर पड़ा है, एक एटम और एक एटम बहुत दूर पड़ा है, तो दोनों का रेडियस क्या है, इनफाइनाइट है, हमें नहीं पता। तब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, यहाँ पे देखो ग्राफ में दिखाया गया है पोटेंशियल एनर्जी क्या आपके पास जीरो। ये जो है शो क्या कर रहा हूं मैं, पोटेंशियल एनर्जी शो कर रहा हूँ। ये जो है, ये जो ये वाली हाइट है, ये क्या पोटेंशियल एनर्जी है, देखो मैंने लिखा है यहाँ पे क्या, ये पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और ये क्या आपके पास, ये वाला एटॉमिक रेडियस है। अभी देखो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या है आपके पास, जीरो, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो, और रेडियस क्या हमारे पास, इनफाइनाइट है। देखो जाओगे तो रेडियस बढ़ेगा, तो रेडियस क्या आपके पास, इनफाइनाइट है। ठीक है, उसके बाद देखो दो एटम है, उस एटम का रेडियस में लेकर आ रहा हूं, एटम धीरे क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। मतलब दो एटम है, ठीक है, दूर दूर है, उसको मैं इधर लेके आता हूं, पास लेकर आ रहा हूं एटम को। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है, रेडियस क्या हो रहा है इसका, कम हो रहा है। देखो ये रेडियस है, ये रेडियस क्या हो रहा है, इधर को कम हो रहा है। ठीक है, तो रेडियस कम हो रहा है, यहाँ पे देखो रेडियस कम हो रहा है। एक स्टेज ऐसी आएगी जब देखो दो एटम है, ये एटम को मालूम है इधर लेके आ रहा हूं, मतलब रेडियस का कंप्लीटली डिक्रीज हो रहा है। जब ये एटम को मैं यहां तक लेकर आया, मतलब यहां तक लेकर आया, तब मैं पोटेंशियल एनर्जी देखूं, ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी आपका मिनिमम। इस स्टेज पे आकर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मिनिमम, मतलब माइनस में है, मिनिमम होगा। अगर इसके बाद यहाँ पे एटम ले आया मैं, ये एक एटम यहाँ पे मान लो, ठीक, ये एटम यहाँ ले आया, ये एटम को यहां तक लाया, उसके बाद भी अगर मैं इधर लेकर आता हूं, इसके बाद भी अगर मैं इधर लेकर आता हूं, तो आप देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। मतलब इसके बाद अगर इधर लाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। बढ़ने का रीजन क्या है, यहाँ पे जहां तक पोटेंशियल एनर्जी लाए तो मिनिमम हो गई, ठीक है, बढ़ी नहीं। अगर उसके बाद और इधर लेके आता हूं, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन है, देखो दो एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, इसके न्यूक्लियस के बीच का रिपल्शन है वो ज्यादा हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन की वहां पे अट्रैक्शन फोर्स क्या होती है, कम हो जाती है। मतलब क्या है, सिंपली आप समझ के चलो, जब इसको आप इधर लेकर आते हो तो जो न्यूक्लियस है इसके बीच में वो क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं, जिसकी वजह से इधर लाओगे तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। केमिकल कॉम्बिनेशन कॉज जो है वो है टेंडेंसी टू अक्वायर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। ठीक है, कि जो आपके पास एटम है वो क्या करेंगे, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव करेंगे। ठीक है, कहता है एटम कंबाइन टू अक्वायर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। एटम कंबाइन क्यों करेंगे, क्योंकि वो क्या करेंगे, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव करना चाहते हैं और स्टेबल होना चाहते हैं। ठीक है, देखो जैसे मेरे पास यहाँ पे है नोबल गैसेस हीलियम, नियोन एंड आर्गन। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो क्या है इसका, 2s2 एंड 2p6। अगर इसकी बात करूं तो 3s2 एंड 3p6। ठीक है, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये कैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल, नोबल गैस मतलब स्टेबल। ठीक है, देखो 6 2 8 8 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में, मतलब ये क्या है, स्टेबल है। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पे लिखी है NH2 NP6। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, इसके आगे जो एलिमेंट होगा उसमें 4s2 एंड 4p6, उसके आगे 5s2 एंड 5p6। ठीक है, तो ये नॉर्मल गैस कॉन्फ़िगरेशन की हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है। कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम है, वो क्या करना, वो क्या चाहता है कि वो नॉर्मल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहता है, ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। इसीलिए वो क्या करेगा, किसी न किसी एलिमेंट के साथ, एटम के साथ कंबाइन होना चाहेगा। आई बात समझ में, कंबाइन कर लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल HCl है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो HCl है, ठीक है, Cl है, Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 17 है, मतलब आउटर मोस्ट में 7 है। ये इलेक्ट्रॉन एक लेगा, ठीक है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। H पॉजिटिव है, एक है, ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ये ले भी सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहता है। कोई भी एटम है वो नॉर्मल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहेगा। क्यों चाहेगा, क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है। ठीक है, उसके बाद हमें डिस्कस करनी है आयोनिक बॉन्ड के बारे में।
तो आयनिक बॉन्ड को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। चलो देखते हैं क्या होता है आयनिक बॉन्ड। पहली बात, जो आयनिक वो बनेगा वो किसके बीच में बनेगा? मेटल्स के बीच में बनेगा और नॉन मेटल के बीच में बनेगा। समझ में आया? जो आयनिक बॉन्ड है किसमें बनेगा? मेटल के बीच में बनेगा एंड नॉन मेटल के बीच में बनेगा। ठीक है, उसके बाद आयनिक बॉन्ड में होता क्या है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कोवेलेंट में हम लोग पढ़ रहे थे, कोवेलेंट में क्या हो रहा था? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ शेयर होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बट आयनिक बॉन्ड में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करते हैं NaCl का। ठीक है, NaCl आपको पता है ये क्या करता है? NaCl Na पॉजिटिव बनाता है। कैसे? एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके। ठीक है, निकाल दिया। जो क्लोरीन है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, क्या करता है वो? एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। अगर अभी मैं सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो क्या होगा आपके पास? 2 8 1 अनस्टेबल है। अब ये क्या हो गया? 2 8, मतलब एक इलेक्ट्रॉन से निकाल दिया, ये इलेक्ट्रॉन था, ये देखो यहाँ पे डोनेट कर दिया, 2 8 हो गया। ठीक है, नॉर्मल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल गई इसको। अब मैं अगर क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन की अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो कितना होता है? 2 8 7। ठीक है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया यहाँ पे देखो, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2 8 8। ठीक है, अभी देखो आपने देखा होगा जो NaCl है, ठीक है, इसमें कैसा होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, जो आपका NaCl है उसमें क्या आपके पास आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, बात यह आती है कि NaCl आयनिक बॉन्ड बनाता क्यों है? ठीक है, क्यों बनाता है? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, जो क्यों बनाता है पहले रीजन देखते हैं। Na पॉजिटिव क्या है? 2 8 है, स्टेबल है। Cl नेगेटिव क्या है? 2 8 8, स्टेबल है। जब ये स्टेबल हैं तो बॉन्ड क्यों बना रहे हैं? तो इसका रीजन ये है कि जो Na के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, Cl के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों के बीच में फोर्स लगेगी। कौन सी फोर्स लगेगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी। देखो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो चार्ज है इनके बीच में फोर्स लगेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ क्या है? अट्रैक्शन। ठीक है, और कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां पे लगती है? दो चार्ज के बीच में लगती है, और ये काफी हाई फोर्स होती है, काफी इसकी फोर्स की पावर बहुत ज्यादा होती है। इसी के लिए देखो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या कहेगा? Na पॉजिटिव को Cl नेगेटिव को इस फोर्स से खींचकर जोड़कर रखेगा। जब ये खींचेगा ये क्या बन जाएगा? आपका NaCl बन जाएगा, जो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। देखो फिर से समझो, जो आपका Na है, ठीक है, ये क्या गैस स्टेट में है? Na पॉजिटिव क्या है? गैस स्टेट में है। दूसरा कंडीशन, ये भी क्या है? गैस स्टेट में है, ये भी क्या है? गैस स्टेट में है। अब गैसेस में क्या होगा? अनस्टेबल होगा। कोई भी चीज गैस में है वो घूम रहा है, इसका मतलब क्या? अनस्टेबल है। और ऊपर से इनके पास N के पास पॉजिटिव चार्ज है, Cl के पास नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगी और वो जुड़ गए, NaCl बना लिए, जो कि क्या बन गया आपके पास? स्टेबल बन गया। क्या बन गया? स्टेबल बन गया। हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, मैंने दो डिस्कस करना है, एक सोडियम क्लोराइड का, एक मैग्नीशियम क्लोराइड का। ठीक है, तो सोडियम का देखिए NaCl, अगर मैं Na की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो मेरे पास आता है 2 8 1। Na की कितनी होती है? 2 8 1। ठीक है, क्लोरीन की तरह होती है कितनी? 2 8 एंड 7। ठीक है, ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अब आपने क्या करना है? सिंपली ऐसे लिखो सोडियम और इधर लिखो क्लोरीन। इसके देखो आउटर मोस्ट शेल मतलब बैलेंस शेल 1 है, बैलेंस शेल में 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मैंने बना दिया। ठीक है, क्लोरीन में कितने हैं आपके पास? 7 है, तो आप क्या करो? यहाँ पे 7 बना दो। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब आपने क्या करना है? सिंपली इसको दिखाना है एरो को कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, एक लुईस आपकी ये तैयार है। एक तो आप इस तरह बना सकते हो। सेकंड क्या कर सकते हो आप? यहाँ पे लिखो सिंपली Na, यहाँ लिखो Cl। कितने हैं इसके पास इलेक्ट्रॉन? 7 बना दो 7। ठीक है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, उसको यहाँ पे दिखा दो X, मतलब इसके पास आ गया है। ठीक है, और इसने डोनेट किया है, इसके पास चार्ज कैसा आएगा आपके पास? पॉजिटिव, और इसके पास कैसा आएगा? नेगेटिव, एक्सेप्ट किया है, एक आपके पास ऐसा बन जाता है। ठीक है, और
जो आयोनिक बॉन्ड होता है ना बच्चे, इसमें क्या है, आयोनिक बॉन्ड है। आयोनिक बॉन्ड को हम दिखाते थोड़ी ना है, ये क्या एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो Na पॉजिटिव होता है Cl नेगेटिव, जैसे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में फोर्स लग रही है, कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है। तो हम कभी नहीं रिप्रेजेंट करते ऐसे करके। अगर आपने कभी देखा हो NaCl, कभी हमने ऐसे रिप्रेजेंट नहीं किया है, ठीक है, कभी ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, हमेशा हमेशा ये ऐसे किया या फिर हमने ऐसे किया, ठीक है। उसके बाद अगर MgCl2 की बात करें तो सेम प्रोसीजर वही रहेगा। आपने क्या करना है, पहले Mg की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लेनी है, कितनी है, 282, ठीक है। तो अलग होता है ना 282। ऐसे ही क्लोरीन की, क्लोरीन का आपको पता है 287। अब भी देखो इसका कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करनी है, इसका कैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपने बनाना है। सिंपली सेम प्रोसीजर, Mg आप इधर बना लो, इसमें Cl कितने 2, तो एक Cl ये बना दिया, एक Cl ये बना दिया, ठीक है। यहाँ पे दिखा दिया मैंने कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन इसका आउटरमोस्ट शेल में होते हैं, तो मैंने यहाँ दिखा दिए, ठीक है। इसके ऊपर भी कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास, 7, तो मैंने यहाँ पे दिखा दी। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, इस एरो को ऐसे यहाँ दिखा सकते हो और इस एरो को आप यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हो। तो एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपकी ये तैयार हो गई, ठीक है। या तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली Mg ये वाला मेथड, यहाँ पे Cl बना दो, यहाँ पे Cl बना दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एंड 7, एक X बना दिया, उसका 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे एक X बना दिया, ठीक है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसे 2 डोनेट किए, इसका चार्ज कितना आ जाएगा, 2 पॉजिटिव। जिसके ऊपर N पॉजिटिव था, एक था ना यहाँ पे देखो कितने हैं इसके, 2 हैं, तो इसका 2 पॉजिटिव आ गया। ये बन गया आपके पास, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिखा दो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिखा दो, क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एक्सेप्ट किया है, ठीक है। एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपकी ये बना तैयार हो गई, ठीक। चाहे आप ऐसे बना दो, चाहे आप ऐसे बना दो, आपका दोनों तरह से सही है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ आपसे इलेक्ट्रोवैलेंसी की। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या फिर गेन, वो कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट कर रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी, 2, क्योंकि ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी 2। क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगी, 1, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है, -1 आ रहा है, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगी, 1, ठीक है, समझ में आ गया। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन, ठीक है। जैसे बात करते हैं ग्रुप 1 की, ग्रुप 2 की, तो ग्रुप 1 की जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है, देखते हैं हमारे पास कितना है, 1, ठीक है। ग्रुप 1 की इलेक्ट्रोवैलेंसी हमारे पास कितनी है, 1, ठीक है, ग्रुप 1 की। ऐसे ग्रुप 2 की बात करें तो बेरिलियम मैग्नीशियम, ठीक है, कितनी इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी है आपके पास, बोलो, इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी आपके पास 2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, ग्रुप 13 की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हमारे पास, 3, ठीक है। उसके बाद अगर ग्रुप 14 की बात करें तो इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोवैलेंसी नहीं है, इलेक्ट्रोवैलेंसी ग्रुप 14 की कोई भी नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि तो 4 इलेक्ट्रॉन्स के वैलेंस शेल में आपको पता है कार्बन होता है ना, कार्बन क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन ना तो किसी को देता है ना किसी से लेता है, तो इसकी जो इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कोई नहीं है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है, शेयर करते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रुप 15 की बात करें तो कितने हैं, इसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, 8 पूरे करने हैं, 5 दे नहीं सकता, तो 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करेगा, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी आ गया बस 3। इसी तरह मैं ग्रुप 16 की बात करूं तो इसकी कितनी होगी, 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करेगा, लास्ट सबशेल में कितने इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 डोनेट नहीं कर पाएगा, 2 एक्सेप्ट करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन कितनी होगी हमारे पास 2 हो जाती है। इसी तरह मैं ग्रुप 17 की बात करूं तो ग्रुप 17 में 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी आपके पास 1 होगी, ठीक है। अभी देखो क्या है, यहाँ पे मैंने ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 13 बनाया है, मतलब ग्रुप 2 के बाद और के बाद कितने ग्रुप मैंने मिस कर दिए हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक यहाँ पे मिसिंग है। क्यों मिस किया है मैंने, क्योंकि देखो ये अगर डी ब्लॉक एलिमेंट है, ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक के जितने भी एलिमेंट हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट है आपके पास, ठीक है। और जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उसकी जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है वो क्या होती है, वेरिएबल होती है। वेरिएबल मतलब उसकी कई सारी होगी, एक एलिमेंट के जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी वो एक से ज्यादा होगी। जैसे यहाँ पे देखो सोडियम की सिर्फ 1 है, ठीक है, और कोई इलेक्ट्रोवैलेंसी नहीं है, बट ग्रुप डी के एलिमेंट की जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी वो एक ही एलिमेंट की एक से ज्यादा होगी। जैसे देखिए एग्जांपल बात करें हम लोग यहाँ पे आयरन की एग्जांपल मैं लेता हूँ, ठीक है, ये आयरन है, आयरन की एक इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात करूँ, इसकी 2 इलेक्ट्रोवैलेंसी यहाँ पे दिखाई है मैंने, +2 एंड +3, मतलब 2 इलेक्ट्रोवैलेंसी है।
इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, इसको मैंने इधर रखा। टर्म्स के बारे में, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, जो होंगे मेटल्स क्या होंगे जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको पता लगा, देखो यहाँ पे मैंने मेटल का एक एटम लिया है जो कि गैसीय स्टेज में है, उसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, देखो यहाँ पे M पॉजिटिव बना लिया उसने, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया और M पॉजिटिव बना लेता है, ठीक है। देखो M पॉजिटिव कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, तो इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट में, और M पॉजिटिव गैस बना दिया, ठीक है। अब नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इसने जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया मेटल ने, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया किसने, नॉन मेटल ने, तो वो X नेगेटिव बना दिया, मतलब अनायन बना दिया, ठीक है। अभी देखो ये दोनों क्या है, गैसीय स्टेट में है, ये भी गैसेस में है और ये भी गैसेस में है, ठीक है, और अनस्टेबल है। अब ये गैसीय स्टेज में जो M पॉजिटिव है, ठीक है, और X नेगेटिव है, गैसीय स्टेट में ये दोनों क्या करते हैं, कंबाइन कर एक MX कंपाउंड बनाते हैं जो कि सॉलिड स्टेट में है और कैसा है, स्टेबल बनता है। दोनों गैसेस में थे, अब एक क्या बना दिए, सॉलिड बना दिए, जो कि कैसा है, एक स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। मैंने आपको बताया था बॉन्ड क्यों बनता है, बॉन्ड बनने से क्या होता है कि कंपाउंड क्या होते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग डोनेट कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं तो वहां पे क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी अब्सॉर्ब्ड होती है। हमने पढ़ा था अभी, मैंने आपको बताया था कि एनर्जी अब्सॉर्ब्ड कहां पे होगी, जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डोनेट एक्सेप्ट होगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वहां पे एनर्जी अब्सॉर्ब्ड होगी, और जितनी एनर्जी यहाँ पे अब्सॉर्ब्ड होगी, मतलब जितनी मिनिमम एनर्जी यहाँ पे अब्सॉर्ब होगी, उतना ही जो कंपाउंड होगा हमारा क्या होगा, जो ये होगा, स्टेबल होगा। समझ में आया, कुछ नहीं आया, देखते हैं एक बार फिर से, ठीक है। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, मैं कह रहा हूं मेटल क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, M पॉजिटिव बना दिया, ठीक है, गैसीय स्टेट में है, अनस्टेबल है। उसके बाद मैं कह रहा हूं जो एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे किसी वैलेंस शेल से, जैसे ये वैलेंस न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके वैलेंस से अगर हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो वहां पे क्या होगा, एनर्जी देनी पड़ेगी हमें, और एनर्जी अब्सॉर्ब्ड होगी, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, एनर्जी अब्सॉर्ब्ड होगी। और मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी मिनिमम एनर्जी यहाँ पे अब्सॉर्ब होगी, ये जो M पॉजिटिव उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। अगर नॉन मेटल की बात करूं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, अंदर आ रहा है, वैलेंस शेल के अंदर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो X नेगेटिव आयन बना रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एनर्जी रिलीज होगी। जब कोई इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करता है वहां पे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, और जितनी मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होगी उतना ही आपका जो ये है वो क्या होगा, आपका स्टेबल होगा, ठीक है, समझ में आया। उतना ही आपका अनायन जो है, अनायन नहीं है यहाँ पे, X पॉजिटिव है ना, इसने एक्सेप्ट किया है अनायन, जितना ही मैक्सिमम एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी उतना आपका अनायन क्या होगा, स्टेबल होगा। तो ये देखो कटायन और अनायन दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक कंपाउंड बनाएंगे जो कि सॉलिड स्टेट में बनाएंगे, ये दोनों थे गैसीय स्टेट में। और यहाँ पे जब कोई बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, याद रखना, बॉन्ड फॉर्मेशन कैसी रिएक्शन है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक, तो वहां पे क्या होगा, हीट निकलेगी, और जितनी लार्ज अमाउंट में हीट निकलेगी मैक्सिमम अमाउंट में, उतना ही ज्यादा स्टेबल कंपाउंड आपका बनेगा, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं विच इज द मोर आयनिक कंपाउंड। हमको एग्जाम में दे दिया, मान लो 2 कंपाउंड दे दिए या 3 कंपाउंड दे दिए, और हमसे कहा गया बताओ इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन सा है, ठीक है। तब देखो क्या करना है हमें उस कंडीशन में, देखो जो आयनिक कंपाउंड है, जो आयोनिक बॉन्ड होता है वो किसके बीच में बनता है, वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, हमें इतना पता है। फिर से जो आयोनिक बॉन्ड होता है वो किसके बीच में बनता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। देखो एक मेटल होना चाहिए और एक नॉन मेटल होना चाहिए, तो हमारे पास इसके बीच में कैसा बॉन्ड बन रहा है, आयोनिक, ठीक है। उसके बाद देखो मेटल क्या होता है, जितनी ज्यादा मेटेलिक करैक्टर होगा, एमसी क्या है, मेटेलिक करैक्टर, एमसी क्या है आपके पास, मेटेलिक करैक्टर, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म मैंने यहां लिख दी, एमसी क्या है, जितना ज्यादा होगा, मतलब जितना ज्यादा मेटेलिक करैक्टर होगा उतना ज्यादा आपका आयनिक कंपाउंड होगा। दूसरी तरफ जितना ज्यादा आपके पास नॉन मेटेलिक करैक्टर होगा आपका कंपाउंड, उतना ही ज्यादा क्या होगा, आयोनिक होगा, ठीक है। नॉन मेटेलिक करैक्टर जितना ही ज्यादा होगा आपका जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, ज्यादा आयनिक होगा। उसके बाद मैं आपको बताऊं, देखो जैसे मैंने कंपाउंड यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, ठीक है। ये कुछ मैंने यहाँ पे कंपाउंड लिखे हैं, मैंने बोला इसको अरेंज करो, ठीक है, इनको अरेंज करो कि सबसे ज्यादा किसका आयनिक करैक्टर होगा। तो आपने देखना क्या है, पहले आप मेटल देख लेते हैं, तो मेटल देखें,
Na पॉजिटिव, Na सभी में सेम है, ठीक है। अब नॉन मेटल देख लेते हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। मैं क्या कह रहा हूं, जब पीरियोडिक टेबल की बात करें, जब डाउन दी ग्रुप आते हैं पीरियोडिक टेबल में, जब हम लोग डाउन दी ग्रुप आते हैं तो आपका मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता है कि नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता है? तो आपका क्या होता है, नॉन मेटालिक करेक्टर जो होता है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब समझ में आता है, जब हम लोग पीरियोडिक टेबल से ऊपर से नीचे आते हैं तो आपका जो नॉन मेटालिक करेक्टर है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। मतलब ऊपर क्या होगा, नॉन मेटल ज्यादा होंगे, ठीक है। तो फ्लोरीन क्या है, ऊपर है, उसके बाद क्लोरीन है, उसका ब्रोमीन है, उसके बाद आयोडीन है। जैसे जैसे तो फ्लोरीन क्लोरीन नीचे को आ रहे हैं, फ्लोरीन पहले आता है, फिर क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ठीक है। तब जैसे नीचे आ रहे हैं तो आपका मेटालिक करेक्टर इंक्रीज हो, नॉन मेटालिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा है। जब नॉन मेटालिक करेक्टर डिक्रीज होगा तो आयनिक करेक्टर भी क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। क्योंकि तो यहाँ पे क्या लिखा है, नॉन मेटल क्या होंगे, नॉन मेटल करेक्टर कब इंक्रीज होगा, जब नहीं, आयनिक करेक्टर कब इंक्रीज होगा, जब नॉन मेटल करेक्टर आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा आयनिक कंपाउंड कौन सा होगा, NaF, उसके बाद इसमें सबसे ज्यादा आयनिक करेक्टर होगा NaCl, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। रीजन आपको पता है, रीजन क्या है, देखो पहले फ्लोरीन क्लोरीन नीचे को आ रहे हैं तो आपका नॉन मेटालिक करेक्टर क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, और मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास आयनिक कंपाउंड का, देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, जो आयनिक कंपाउंड होंगे वो क्या होंगे आपके पास, सॉलिड, ठीक है। आयनिक कंपाउंड क्या होंगे, जनरली ये सॉलिड होंगे। उसके बाद अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ही ज्यादा होता है। ज्यादा होने का रीजन क्या है, जो आयनिक बॉन्ड है वो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, इन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है, आयनिक बॉन्ड है। क्या रीजन है जो आयनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, ठीक है। देखो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है, वो काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। तो उसको तोड़ने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। अगर हम इसकी कंडक्टिविटी की बात करें तो ये क्या है, बैड कंडक्टर है इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट जो होगा उसके अंदर बैड कंडक्टर है, यानी कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। फिर से सुनो, जो आपके पास आयनिक कंपाउंड है वो क्या है, बैड कंडक्टर है। क्यों है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये जो आयनिक कंपाउंड है वो कब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, या तो वो मोल्टन स्टेट में करेंगे, मोल्टन स्टेट जब उसके अंदर थोड़ा सा उसको हीट दे दो, या फिर वो aqueous में करेंगे, ठीक है, aqueous में करेंगे। क्यों ऐसा मैंने कहा है, देखो aqueous में क्या होता है, मोल्टन में आपने हीट दिया, बॉन्ड थोड़े वीक हो गए, टूट गए, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री हो गई, अब वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। aqueous में मैंने क्यों कहा, देखो कोई भी कंपाउंड है जब उसको पानी में डालते हैं उसके बॉन्ड क्या हो जाते हैं, थोड़े से वीक हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाते हैं, वो टूट के जाते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फ्री हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाएंगे।